बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान। नाज़रीन, दुनिया इस वक्त ऐसे दोराहे पर खड़ी है जहां जंग और मईशत एक दूसरे से इस तरह जुड़ चुके हैं कि किसी एक को अलग करते हुए देखा जा नहीं सकता। मशरिक़ वुस्ता में जारी कशीदगी सिर्फ एक इलाकाई तनाज़ा नहीं रही, बल्कि उसने आलमी तवानाई, मार्केट्स, सप्लाई चेन्स और कमज़ोर मईशतों को हिला कर रख दिया है। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक के लिए ये सूरत हाल दोहरा चैलेंज बन चुकी है। तवानाई की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसने आम आदमी की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। LPG की कीमत में 78 रुपये 28 पैसे फी किलो इजाफा किया गया, जिसके बाद घरेलू सिलेंडर 900 रुपये से जायद महंगा हो गया। इसी तरह बिजली के शोबे में भी बड़ा फैसला सामने आया है, जहां लेस्को ने नए कनेक्शंस के लिए मीटर की फीस में गैर मामूली इजाफा कर दिया है। अब सार्फिन को 6,400 रुपए के बजाय 21,300 रुपए जमा करवाना होंगे। इसके अलावा सिक्योरिटी चार्जेस भी अलग से अदा करना होंगे। दूसरी जानिब IMF ने भी पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा कर दिया है। IMF की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत और सोलर सिस्टम पर 18% GST लगाने की तजवीज़ दी गई, जिससे न सिर्फ ईंधन बल्कि मुतबादिल तवानाई भी महंगी होने का खदशा है। IMF ने आइंदा माली साल के लिए 15,600 अरब रुपए का टैक्स हदफ रखने की भी तजवीज़ दी है, जबकि FBR पहले ही 9 माह में 610 अरब रुपए के खसारे का शिकार है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि FBR जो पहले ही टैक्स हदफ से कोसों दूर है, वो आइंदा माली साल में इतना बड़ा हदफ अचीव करने की कैपेसिटी रखता है। उधर मशरिक़ वुस्ता में जंगबंदी की कोशिश जारी है। पाकिस्तान और चीन ने इस सूरत हाल में फाल किरदार अदा करते हुए मुश्तरका तौर पर 5 निकाती अमन फार्मूला पेश किया, जिसमें फौरी जंगबंदी, कशीदगी में कमी, इंसानी बुनियादों पर इमदाद की फराहमी और अहम तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया है। ख़ासतौर पर आबनाए हुर्मुज़ सिक्योरिटी को मरकज़ी हैसियत हासिल है, क्योंकि दुनिया की बड़ी तेल सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। ईरान की जानिब से वाज़ेह किया गया कि किसी भी जंगबंदी के लिए ठोस ज़मानतें दरकार होंगी, जबकि अमरीका की जानिब से मिले जुले इशारे सामने आ रहे हैं। इन तमाम हालात में सबसे बड़ी यही है कि क्या सिफारती कोशिशें कामयाब हो पाएंगी या ख़ित्ता मज़ीद कशीदगी की जानिब बढ़ेगा। यही हमारे आज के टॉपिक हैं, जिस पर इस्माइल रज़ी साहब और राना साहब मेरे साथ मौजूद है। राना साहब, आलमी मौशी बहरान तो है ही, लेकिन इससे आवाम जो है वो बेहद मुतासिर हो रही है। आए दिन कोई ना कोई नया इजाफा हो जाता है। ज़रा LPG की कीमतों से स्टार्ट कर लेते हैं। 78 रुपये 28 पैसे फ़ी किलो इजाफा हुआ, जिसके बाद एक सिलेंडर की कीमत में 900 रुपये का इजाफा हुआ है। मतलब एक आम आदमी की बजट मतलब जो किचन बजट है उसके ऊपर 900 रुपये का इजाफा हो गया। और ये सर बहुत ही एक तकलीफ दे सिचुएशन है। ये मैं बात इसलिए कर रही हूँ कि मुझे तो अब ये लगता है, मैं पूरे पाकिस्तान की बात नहीं करती, लाहौर में भी सिर्फ गिने चुने इलाके रह गए कि जहाँ पर गैस आती है। मोस्टली तो लोग सिलेंडर ही इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, अभी ना मैं एक शादी रिसेंटली भुगता के जी, उसमें जो खाने वाने का जो भी था उनके से अचानक जो पकाने वाले थे उन्होंने कहा जी हम तो इस रेट पे नहीं करेंगे काम। अच्छा। उससे पूछा जी क्यों? के जी वजह यह है कि गैस इतनी एकदम महंगी हो गई है, तो जो सिलेंडर हम पता नहीं कितने का इस्तेमाल कर रहे थे अब इतने का हो रहा है। तो ये मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ कि इसका इफेक्ट हर चीज पे कैसे पड़ा। ठीक है, अभी शुनीद ये है कि पेट्रोल 50-60 रुपए मजीद महंगा होगा। ठीक है, लेकिन मेरे लिए हैरानगी की बात यह है कि भारत में स्टेबल क्यों है? भारत में तो पेट्रोल स्टेबल है। अभी मैं उनकी ऑयल प्राइस चेक कर रहा था इंडिया की, तो वो तो हमारे मुकाबले में कहीं बहुत नीचे है। तो वहां पे क्या मैकेनिज्म है जो हमारे पास नहीं है? अच्छा। कुफार के पास वो कौन सा सिस्टम है जिसकी वजह से वो अपनी आवाम को रिलीफ दे पा रहे और हम नहीं दे पा रहे? अब आप सुन लें कि जो अद्वियात की कीमतें हैं इस वक्त, आप सुन के हैरान हो जाएंगी। जो इंसुलिन 2200 रुपए की मिलती थी वो 4700 रुपए की मिल रही है। अभी किसी ने मुझे एक वो भेजी है। तो जो गरीब लोग शुगर के मर्ज का शिकार हैं और इंसुलिन लेते हैं वो तो मर जाए ना। फिर इसका मतलब है हमारा मुआशरा इतना स्ट्रेस में है कि हमारी शुगर पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है। दोनों शुगरें, ठीक है ना, वो जी शुगर सानू पई है और वो शुगर जो शुगर माफिया की शक्ल में हमें पड़ा हुआ है। तो मैं तो ये सुन के बल्ले बल्ले करता हूँ कि गाता तारड़ ट्वीट करते हैं कि 20 हमारे टैंकर ईरान ने जाने दिए, वीडियो रिलीज होती हैं जिसमें वो हमें टाटा बाय बाय कर रहे होते हैं। तो किथे जा रहे ने वो? अगर वो हमारे इस्तेमाल में नहीं आ रहे तो किसके इस्तेमाल में आ रहे हैं? अब ये सवाल मेरा पूछना तो बनता है ना कि किसके इस्तेमाल में आ रहे हैं।
सो मैं तो बस यही कह सकता हूँ कि भाई अभी तो इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ईरान के अंदर जहां जंग चल रही है वहां का सदर भी बगैर प्रोटोकॉल के लोगों के बाजार में चले जाता है मिलने, हमें तलकीन करते हैं कि जी आप सादगी करें, और खुद 33 गाड़ियों के वो कॉन्वॉय के साथ जाके फिर रहे होते हैं सड़कों के ऊपर। तो ये भी आगे आने वाले वक्त में देखिएगा कि महंगाई थमेगी नहीं। मैंने मेडिसिन की आपको एक छोटी सी बात बताई है, अभी आप आगे देखेंगे क्या क्या आगे आगे बहुत सारी चीजें हैं जो हम प्रोग्राम में आगे चलकर डिस्कस करेंगे। हमारा हरगिज मकसद अवाम को परेशानी में लाना नहीं है, लेकिन ये हकीकत है जो हम बयान कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है इसके ऊपर हमारा रोना बनता है, हमारे सवाल जायज हैं। रजी साहब, बैठे बैठाए पैसे मुसलसल इजाफा हुआ जाना, फिर ये एक सवाल जायज है कि जब हमारे यहाँ टैंकर्स आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि ईंधन की फराहमी जो है वो मुअत्तल नहीं होगी, तातुल का शिकार नहीं होगी, तो सर इस किस्म के जब फैसले होंगे तो फिर अवाम कैसे बर्दाश्त करेगी इसका बोझ? देखिए, जंग है, इमरजेंसी है, और मुझे बड़ी हैरत हुई, भाई ने सिर्फ रेट निकाले इंडिया के। अगर वहाँ पे जो पेट्रोल पंपों पे लड़ाइयाँ हो रही हैं और जो एलपीजी के उनके हाँ 1500 का था, उनकी करेंसी हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 1500 वाला सिलेंडर 5500 क्रॉस कर गया है, तो ज़ाहिर है कि इसकी भी कोई तो वजह होगी। और बकाया इस सब कॉन्टिनेंट में वाहिद मुल्क इंडिया है जहाँ पे पेट्रोल पंपों पे बकायदा फिजिकली लोग एक दूसरे के साथ हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारी गवर्नमेंट बड़ी स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ चल रही है ना। वो सिर्फ पेट्रोल पंप तक नहीं लोगों को आने दे रही, वो बिजली भी बढ़ा रही है, वो गैस भी बढ़ा रही है, वो एलपीजी की कीमतें भी बढ़ा रही है। ये स्ट्रेटजी बड़ी कमाल की है, ये हमारे यहाँ नहीं हो रहा, हर जगह पे हो रहा है। इवन मैं देख रहा था कि सऊदी अरब में भी पेट्रोल पंपों पे लाइनें लगी हैं, हमारे यहाँ भी लगी। एवरेज भी तो निकाले ना उनकी आमदनी की, हमारे यहाँ भी तो लगी है ना, आप उनकी करेंसी की भी तो एवरेज निकाले ना। फिर मैं वही कह रहा हूँ ना, वहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं। यानी सऊदी अरब जैसे मुल्क के अंदर जो तेल का खुद प्रोड्यूसर है, वहाँ पे किलो 1.5 किलोमीटर लंबी अगर लाइन लग जाए तो इसका मतलब है कि क़यामत आ गई ना। उनके यहाँ तो इस तरह का कोई इशू ही नहीं हुआ कभी। अच्छा, वहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं, क्यों? क्योंकि जी वार का इशू है, तो वार का इम्पैक्ट तो है, लेकिन मुझे वाकई इसके बारे में अभी इल्म नहीं है कि ये जो उन्होंने इजाफा किया है इसके अंदर, और मज़ीद इसके अंदर इजाफा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका लॉजिक क्या है? लॉजिक तो ये है ना कि इंटरनेशनल प्राइसेस कल $100 क्रॉस कर गई। पिछली दफ़ा जब कीमत नहीं बढ़ाई तो साथ में हमें सुनाया कि 78 रुपये इजाफा बनता था फी लीटर, जो हमने नहीं किया। तो अब मज़ीद $100 से ऊपर की क्लोजिंग दे दी है पेट्रोल ने। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अभी आपका खदशा दुरुस्त है कि 50-60 रुपये पर लीटर बढ़ने जा रहा है, और ये हम वाहिद एक्सक्लूसिव नहीं है, दुनिया भर में है। लेकिन हाँ, वो जो 20 टैंकर गुजरने की इजाज़त दी है, आपको पता है टैंकर के आने और उसका तेल प्रोसेस हो के हम तक या राना साहब तक पहुंचने का जो टाइम है वो 15 दिन होता है। अच्छा। यानी वहां से पेट्रोल टैंकर चलेगा और वो पहुंचेगा कराची, और 15 दिन वो कराची में लेगा, कराची तक पहुंचने में लेगा 10 से 12 दिन, और 15 दिन उसके प्रोसेस होने में लगेंगे। फिर वो वहां से चल के आपके और हमारे पेट्रोल पंप तक आएगा। 80 दिन का प्रोसीजर है उसके पैसे आपके जेब में वापस आने तक। तो टैंकर जो गुजर रहे हैं, हमें तो वही बेचा जा रहा है ना जो पहले आया हुआ है, सस्ते दामों आया हुआ है। और अभी इस तेल का तो सिंबॉलिकली आप लगाइए ना कि जी पाकिस्तान इस इलाके का जरा चौधरी होता है तो उसका टैंकर गुजर रहा है, बाकी किसी का टैंकर नहीं गुजर रहा। ये एक हम तासुब देना चाह रहे हैं। कि भाई 15 रोज का दौरानिया है, तो सर इस 15 रोज के दौरानिये में हुकूमत क्या क्या कर रही है? मतलब चले मैं जरा अभी आती हूँ ना, हुकूमत सिर्फ लाइनें नहीं लगने दे रही, क्योंकि वो बकौल आपके कि बिजली की कीमतें भी बढ़ा देती है। जब महंगा कर देंगे, वो लाइनें नहीं लगने दे रही, से वो बहुत से दूर हो जाएगी, तो लाइनें कहाँ लगेंगी? मुझे ये बताएं ना रजी साहब। सही कह रही है, सही कह रही है। अगर चीज सस्ती होगी तो मुझे बताएं, आप जाके उसकी खरीदारी क्यों ना करेंगे? राना साहब जाके उसकी खरीदारी क्यों ना करेंगे? हम तो यहाँ पर आओ देखते हैं ना ताओ देखते हैं, हम कीमतें बढ़ा देते हैं। एक और मामला ले लीजिए, लेस्को ने बिजली मीटर के कनेक्शन की फीस 4 गुना बढ़ा दी है। अब इसका कतर से, सऊदी अरब से सर किससे क्या लेना देना है कि जो 6400 रुपए का मीटर लगता था वो अब 21000 रुपए का लगेगा?
बात ये है कि वो ठीक है 15 दिन का प्रोसेस है या 80 दिन का प्रोसेस है, मुझे नहीं पता कितने दिन का प्रोसेस है वो जो टैंकर आते हैं। लेकिन जो ट्रम्प है उसने जो बयान दिया, उसने कहा कि वो तो हम तक पहुंच भी गए टैंकर जिन पे पाकिस्तानी झंडे लगे हुए थे। अब इसकी वजाहत आना जरूरी है कि ट्रम्प झूठ बोलता है, ठीक है। और कल बेहतरीन मौका था जब अता तारड़ साहब से सवाल हुआ था, वो इसकी वजाहत दे देते कि ट्रम्प ये दावा करता है तो हमारे इस पे क्या पोजीशन है। लेकिन ये अता तारड़ के इतने हमायती हैं कौन? रजी साहब ना, कि ये कभी ये नहीं कहेंगे कि तू वजीर सुने यार, खुदा का खौफ करे, वो ट्रम्प है, उसका जवाब अता तारड़ देगा। क्यों भाई? अगर फर्ज करें, मेरी बात सुने, अता तारड़ तबसरा निगार नहीं है हमारी तरह के, यहाँ पे बैठ के टीवी पे तबसरा कर लेना भाई। ये अभी प्रोग्राम के दौरान चाय आई, चाय मैंने यहाँ से लेके मैंने आपको पकड़ाई, ठीक है। अब ये मुझे कहेंगे जी चाय थ्रू इशारा ना आई है, और जब आप मेरे से सवाल करें थे कि मैंने पता ही नहीं का, तो मैं तो फिर झूठ बोल रहा हूं ना, या मैं आपसे गलत बयान नहीं कर रहा हूं। अब वजीर इत्तलात का मतलब ये होता है कि पाकिस्तान के अमूर जितने भी हैं वो आपके इल्म में हैं। पिछले 4 सालों में आप कोई एक ऐसी पॉलिसी निकाल के दिखाएं जो गरीब आदमी के फेवर में जाती है। कोई एक डिसीजन हुकूमत का मुझे निकाल के दिखा दें जो हम कहेंगे जी ये गरीब आदमी के फलाह को सामने रख के उन्होंने किया। अब IMF के अंदर जो नई वो आ रही है कि जी GST जो है वो बढ़ा दिया जाए, और जनाब अली बिजली के ऊपर वो बढ़ा दी जाए। मजीद भी तैयारी रखें आप। अभी आपको ये कहा जा रहा है कि भाई अगर आहिस्ता आहिस्ता आगे आना चाहिए। एक मिनट, ये क्यों कहा जा रहा है? ये इसलिए कहा जा रहा है, एक मिनट राना साहब, सॉरी रजी साहब, बड़ी माजरत के साथ मेरे बड़े हैं, हम IMF को डिस्कस करेंगे, पर जरा इसका तो रोना रोल है ये जो इन्होंने मीटर के साथ कर दिया है। सिर्फ इस पे, इसका मतलब एक ही है भाई कि FBR ने अपना काम पूरा नहीं किया, टैक्स का टारगेट पूरा नहीं हो सका, और हम जा रहे हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर। अब क्या करें, फौरी तौर पे 18% की टैक्स बजाय टैक्स 20% कर दे ताकि वो रेवेन्यू इकट्ठा हो जाए। तो FBR टैक्स इकट्ठा नहीं करेगा तो इसका खमियाजा आवाम भुगतेगी। आवाम भुगतेगी। 1000 गाड़ियां जो है 1300 सीसी की आपने लेके FBR के अफसरों में बांटी हैं, और नतीजे पे उन्होंने टारगेट मिस किया है यार। और एक और सुन ले, खुदा का खौफ करें, एक और सुन ले। आप लाहौर में रहते हैं, अभी आपको पता है लाहौर में FBR के अफसरों में फायरिंग हुई एक दूसरे के ऊपर, ठीक है ना, कि ए मेरी पार्टियां ने, मेरी पार्टियां ने, मैं डील करना है, मैं डील करना है। आप अंदाजा करें कि इससे फिर मेरा सवाल ये कि हुकूमत इतनी कमजोर क्यों है भाई? पाकिस्तान की एक टीम को, एक खेल की टीम को 28 करोड़ रुपया हुकूमत ने जारी किया खेल के लिए कि आप बाहर जाके खेल वेल सके, टिकटें विकटें ले सकें, होटल ले सकें। पता आपको है टीम का मैं नाम नहीं ले रहा, तो वो जो मुतलका अफसर थे उन्होंने 28 में से कहा कि 8 तो मेरा हो गया ना, बाकी के साथ आप गुजारा कर ले। टीम की मैनेजमेंट ने कहा सर आप 28 के 28 रखिए, हमें टिकट ले दे और होटल बुक करवा दे, हम ये पैसे लेते ही नहीं है। अंदाजा करें आप अंदाजा फरमाइए। और वो 12 घंटे जो है ना पार्क में बैठे रहे, उनकी ये हाल हुआ इनका। तो इससे आप अंदाजा करें। मेरा सवाल ये नहीं है, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि जो बैड गवर्नेंस है ना वो रियासत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है जब आपकी ग्रिप खत्म हो जाती है। FBR के अफसरों को कहा जाता है कि इन्हें घर भेज देना 2 महीने के लिए। जितना पैसा वो खाते हैं, जितना पैसा वो लूटते हैं, अगर वही पैसा बच जाए ना तो पाकिस्तान का रेवेन्यू कहां से कहां चला जाता है। तो जब इदारे ही जिन्होंने लेना है वो लूटने पे लगे हो तो फिर आप कैसे सर्वाइव कर सकते हैं? हर दूसरी दुकान के ऊपर वो कहते हैं जी क्रेडिट कार्ड नहीं चल रहा, डेबिट कार्ड नहीं चल रहा, और हमारा FBR में बताता है टैक्स इकट्ठा नहीं हो रहा। अभी हाउ डेयर दे आर के वो कहते हैं कि जी हम डॉक्यूमेंटेड मनी नहीं लेंगे। क्यों? आप जब आप चलाएंगे वो कंपनी भी रिकॉर्ड में आएगी कि इसने इतनी सेल की है, तो उसको सेल टैक्स देना पड़ेगा ना, उसको इनकम टैक्स। अच्छा, दूसरी चीज ये है, हम 24-25 करोड़ की आबादी है, ठीक है ना। मेरे कहने तक हो सकता है 5-7 हजार और बढ़ गए हो, ठीक है। उतने इस हुकूमत ने मार भी दिए होंगे सर। और ये बताएं कि कितना टैक्स पेयर है रजिस्टर्ड? मेरे ख्याल है 30 लाख, ठीक है। तो ये जो बाकी वो कहते हैं 42 लाख, चले मैं कहता हूँ 50 लाख, 50 लाख।
तो बाकी 23 करोड़ 50 लाख लोग जो हैं, जो मेरे 50 लाख लोगों के सर के ऊपर जिंदगी गुजार रहे हैं, उन 50 लाख का क्या कसूर है? आप, मैं, रजी साहब, हमसे तो पूछे बगैर हमारी तनख्वाह कट जाती है। ऐसे ही है। मैं जो मुख्तसर से सवाल रखना चाह रही थी सामने कि सर हमारे यहाँ हुकूमत जो है वो लोन्स की स्कीम मुतारिफ करवाती ना कि 3-3 मरले के प्लॉट पे आप फलाने बैंक से लोन ले लें और ये जो है आपको बिला सूद कर्जे मिलेंगे। तो सर जो लोग बेचारे 3-3 मरले के प्लॉट्स को कर्जे लेकर अपने बना रहे हैं, सर उनकी तो महीने की किस्त बराबर आज का ये मीटर हो गया है ना। जिस एक आम आदमी ने नया घर बनाने का सोचे सर, उसके लिए तो कनेक्शन हमारे यहाँ पर कुछ नहीं होता। रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं कि फीस बढ़ा देते हैं बैठे बिठाए। जो 3-3.5 हजार रुपए का पासपोर्ट बनता था, अब वो 12-12 हजार रुपए का बनता है। अगर आपको बहुत ही कोई अर्जेंट है, किसी का वीजा जो है वो कैंसिल हो सकता है, मनसूख हो सकता है, तो सर उसको 25 हजार रुपए फीस अदा करनी पड़ती है। मतलब ये तो इंतहाई क्या कहते हैं फजूल किस्म के फॉर्मूलाज हैं जो कि पाकिस्तान में अप्लाई किए जा रहे हैं। सरकार जिस भी शोबे की सर्विस बढ़ाती है, फीस बढ़ाती है, फीस बढ़ाने के बावजूद उसकी सर्विस में बेहतरी नहीं आती। मेरे जाती इल्म में है, पिछले दिनों किसी अजीज का मीटर लगना था, सर 6-6, 7-7 माह का डिले है मीटर लगने में। आप आज मीटर की बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। आप गैस का मीटर ले लें, आप बिजली का मीटर, लोग एड़ियां रगड़ रगड़ थक जाते हैं। अब हुआ क्या है, अच्छा जी, अगर आप ऑफिशियली लगवाना चाह रहे हैं लाइन में लग के, तो आपका मीटर लगेगा 7 महीने के बाद। लेकिन अगर आप मुझे 50,000 रुपया नकद सिक्का राइजुल वक्त बाहर गली में जाके, वहां पे नहीं, वहां पे कैमरा लगा हुआ है, बाहर जाके अदा कर देंगे तो तीसरे दिन आपका मीटर लग जाएगा। आप दुरुस्त कह रहे हैं। ठीक है। और मैंने ये किया प्रोसेस, हालांकि मैं किसी को फोन कर सकता था, मैंने नहीं किया। मैंने ये प्रोसेस करवाया उनसे। मैंने कहा ये जो पैसे ये मांग रहा है, अच्छा 1 मिनट बावजूद ये आप मुझसे ले लीजिए। जी मीटर लग गया। अच्छा, उनका पहला बिल भी आ गया, बल्कि दूसरा बिल भी आ गया। और इसी तरह मैंने ग्रीन मीटर लगवाना था, मैंने 8 चक्कर लगाए। आखिर में मैंने उससे कहा कि आपकी जो भी खिदमत है वो हम कर देते हैं। कहते क़यामत ये है कि आपसे हम ले नहीं सकते, आपने कहीं ना कहीं मुंह से निकाल देना है और हमारा रगड़ा निकल जाना है। पैसे उन्होंने नहीं लिए मुझसे, लेकिन सर हम रगड़ा उन्होंने दिलवाया। मीटर के पैसे भी दे दिए थे। ये जो आपने कहा ना कि आप एक्स्ट्रा कर दें तो आपका मीटर जल्दी लग जाएगा, न जाने कितने साल हो चुके हैं आज तक वो फिर भी नहीं लगा। अच्छा, इसमें एक और बारीक बात सुने, जब आप बिजली कटती है तो मीटर ला के ले जाते हैं। मीटर तो आपका है ही नहीं, आप उतार के कैसे ले जाते हैं? मीटर के पैसे मैंने दिए हैं, मीटर मेरा है, मीटर उतार के ले जाते हैं आप। खंबे से खंबे से मीटर तक की तार के भी पैसे हमने देने। चलो एक ब्रेक लेते हैं। मैं ब्रेक पर जाने से पहले सिर्फ इतना जरूर कहूंगी कि मैं बतौर सहाफी और मेरे दोनों सीनियर साहिबान भी बतौर सहाफी, बतौर तज्जियाकार, हमें तकलीफ हो रही है। मैं सिर्फ ये सोचने और समझने से कासिर हूँ कि हम समेत पूरी आवाम पर ये बोझ डाला जा रहा है ना, आप लोग समझने से कासिर क्यों हैं? किसी को किसी इंतशार पर नहीं उकसाया जा रहा, लेकिन खुदा के लिए अपने हुकूक के लिए बोलना सीखें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, IMF का दौरा है पाकिस्तान और ये दौरा जो है इंतहाई अहमियत का हामिल है। बहुत सारी इसमें तो गुजारिशात रख दी गई हैं जी। पेट्रोलियम मसनूआत और सोलर सिस्टम पर 18% GST लगाने का भी मुतालबा है। फिर इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि टैक्स वसूलियों का हदफ जो है वो 15,600 अरब रखने की तजवीज़ है। सर मुझे ये बताएगा, अचीवेबल है 15,600 अरब रखने का टारगेट जो IMF की तरफ से तजवीज़ है? जब FBR का रोना तो भी आप एक ब्रेक से पहले रो रहे थे। देखिए, वो हमारे ना पुराने जब शादी ब्याह होता था तो उस पे आया करते थे वो चमोटा पकड़ के भांड आया करते थे। तो वो एक भांड दूसरे से कहता था कि ये जो तुम अपना मीनारे पाकिस्तान भी तुम्हारा, उसने कहा कि अच्छा वो शाही किला भी तुम्हारा, फलाना जगह भी तुम्हारी। हो कहता है कि मैं लूं कहाँ से? तो आगे कहता था मैं दूं कहाँ से? ये वो उस तरह का ना ये टारगेट ये तय करते हैं, एग्जेजरेटेड किस्म का। और कह के तय करते हैं, अपनी हदूद से बाहर निकलकर, अपनी सलाहियत से बाहर निकलकर ये टारगेट रखते हैं। फिर उस टारगेट को मिस करके कहते हैं कि आहा जी आहा, हमने असल में तो टारगेट रखा ही वही था जो हम जीत गए। भाई अगर आपने वो टारगेट अचीव कर लिया है जो आपका एक्चुअल टारगेट था, तो फिर ये टैक्स ज्यादा क्यों लगा रहे हैं? लेकिन सोलर पे जो उन्होंने टैक्स फ्री किया हुआ था, पाकिस्तान में इतना का सोलर लग गया है और हुकूमत के गले पड़ गया है। और हुकूमत ने इनकरेज किया, सबको कहा कि जी सोलर पे जाए, सोलर पे जाए। किसान को भी सोलर पे डाल दिया और भी ट्यूबवेल भी सोलर पे चले गए
कि अब वो सोलर सरकार के गले पड़ गया। स्कीमें मुतारिफ करवाई थी पिछले साल इन्होंने। जी जी, आप इंटरेस्ट फ्री कर्जा लेते थे बैंक ऑफ पंजाब से, जिसके ऊपर पंजाब में तो कम से कम सोलर काफी ज्यादा बैंक ऑफ पंजाब ने भी लगवाया है। अब वो जो है वो काफी ज्यादा उसकी कैपेसिटी हो गई है। हुकूमत पाकिस्तान को इस वक्त दिन की रोशनी में बहुत सारे बिजली घर बंद करना पड़ते हैं, जिनसे अदरवाइज जैसे ही अंधेरा होता है फिर वो बिजली घर चलना शुरू होते हैं और रात में वो बिजली फराहम करते हैं। हुकूमत दिन में मजबूर होती है कि ये जो सोलर लग गया है इसके लिए, तो सोलर इतना सस्ता है, हर एक ने अपनी छतें भर ली हैं। तो अब जब इसार राना जैसे अमीर लोगों ने अपनी छतें भर ली हैं तो हुकूमत ने कहा है कि अब रिजवान रजी जैसे गरीब लोगों की गर्दन के ऊपर पाँव रखा जाए और इसके ऊपर ना 15% 15.5%, पहले ये इंटरेस्ट टैक्स नहीं था। अब IMF ने कहा जी आपका टैक्स रेवेन्यू का टारगेट चूंकि पूरा नहीं हो रहा तो इसके ऊपर लगा ले। वैसे मुझे हैरत की बात है कि सोलर जितना इंपोर्ट हुआ है और इंपोर्ट हुआ पड़ा है, इससे चंद करोड़ रुपए का ही टैक्स मिलना है आपको। लेकिन जिन लोगों ने इंपोर्ट करके बड़े बड़े कंटेनर की शक्ल में रखा हुआ है, इस सारा ना उनको तो बैठे बिठाए 18% ज्यादा प्रॉफिट मिल गया ना। जिस तरह हुकूमत, देखिए आप हुकूमत से शिकवा नहीं कर रहे कि वो किसी के साथ ज्यादती कर रही है। देखिए पहले उन्होंने पेट्रोल माफिया का कैसे ख्याल रखा, उससे पहले शुगर माफिया का कैसे 90 रुपए वाली चीनी उन्होंने 164 रुपए पे बिकवाई उनकी, ठीक है। अब वो सोलर वालों का उन्होंने कहा ये क्यों पीछे रह गए, ठीक है। सोलर वालों के जो हैं उनको 18% इजाफे के ऊपर वो उनका माल बिकवाएंगे, तो यार इतना तो ध्यान करना यार, वो ख्याल तो रखती है हुकूमत। देखें उन्होंने इंपोर्ट करके 20-20 कंटेनर ये बंद रोड के ऊपर मुख्तलिफ वेयर हाउसेस में डंप किए हुए हैं। हुकूमत को कितना ख्याल है कि उन्होंने 18% उनमें इजाफा कर दिया कि लो जी अब प्रॉफिट कमाओ आप। राना साहब अभी आप बात कर रहे थे कि 50 रुपए आइंदा आने वाले दिनों में इजाफा हो सकता है, जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है। आपको पता है हुकूमत जब इजाफा करते हैं तो सर इजाफा कभी वापस नहीं लिया जाता। 100 रुपए का इजाफा करके अगर ये 7 रुपए भी कम करते हैं ना तो सर वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर होते हैं। अगर पेट्रोलियम मसनूआत पर भी सर GST 18% लग जाता है तो मामला कहाँ जाके रुकेगा? देखें अभी तो जो जंग है ना, चाहे मुआहदा हो जाए कुछ भी हो जाए, इसके इफेक्ट्स अगले कई महीने तक जारी रहेंगे। तो यानी जो जंग के असरात हैं वो विद इन डेज खत्म नहीं होंगे, ठीक है ना। जिसका मतलब ये हुआ कि ऑयल प्राइसेस वापस आते हुए, जो प्रोसेस रजी ने बताया है, 40 दिन लगेंगे, नई कीमतें होंगी, उससे ख़रीदा जाएगा, वो शिप्स आएंगी, तब तक कितना वो टाइम लग जाएगा। वो रना ज़हन में रहे कि सऊदीया ने कहा है कि हम आपसे जंग से पहले का रेट लेंगे, ये बात ज़हन में रहे। 2 जहाज महीने के सऊदीया जो है हमें देगा, हमें दे रहा है, उसने नहीं रोके, और वो कहते जंग से पहले वाला रेट वही, यानी उसी रेट के ऊपर। लेकिन हमारी फलाही को पुराने रेट पे पर हमारे लिए नए रेट, हमारी फलाही मुमलिकत के जो हुक्मरान है वो हमसे पुराने रेट की पेट्रोल लेके नए रेट के ऊपर हमसे खरीदेंगे। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि पूरा सोलर पाकिस्तान में लगा। खुद वज़ीर आज़म साहब की एक तकरीर मुझे याद है कि पाकिस्तान में सूरज जो है वो पता नहीं 16 घंटे निकलता है, तो हम 16 घंटे की बिजली हम तो बड़े खुशकिस्मत हैं। अब मेरा ख्याल है ये सूरज के ऊपर भी मेरा ख्याल है GST लगाने जा रहे हैं कि भाई तू क्यों निकल रहे, तेरे से गरीब आदमी को क्यों फायदा हो रहा है। उसका चलान हो जाएगा, मुझे लगता है उसका चलान हो जाएगा, ठीक है ना, सूरज का। सो इससे आप एक बात को समझें, जो रजी कह रहे हैं कि जी वो IPPs दिन में काम नहीं करते, पैसे तो फिर भी हम दे रहे हैं उन्हें। हाँ? या तो ये कि दिन में काम नहीं कर रहे तो हम उन्हें पैसे नहीं देंगे, पैसे फिर भी दे रहे हैं हम उन्हें, ठीक है। तो भाई खुदा का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है आपको, वो ये भी इन्होंने वो बताया ना, क्या नाम है, वो किसी दौर में भांड होते थे, तो एक रजी साहब एक भांड के ना ट्विन बच्चा हो गया, तो एक जो था ना बहरा था, उसने कहीं कर कुर के मौला खुश रखे, अल्लाह जोड़िया सलामत रखे, पागला ही रखे, पैसे इकट्ठे किए और उस बेटे को जिसका ऑपरेशन होना था उसे भेज दिया वहां। तो वहां जाके वो कहीं जा रहा था, बेसबॉल की गेंद लगी तो वो चीखने लगा, तो उसकी माँ ने फोन किया कि मुबारक कोई बगैर ऑपरेशन दे गेंद बजी थे और वाटी कोई का तेनू लवे मौला
और जिदा ऑपरेशन कराना सी घर भूल गई घर भूल गई। भाई जिसका ऑपरेशन करना है उसे घर भूल जाते हो घर तुम, भूल जाते हो। ठीक है ना। उन लाडले काकों को गोद में लेके फिर रहे हो आईपीपीस को तुम, हमारे सर के ऊपर जो बोझ बन के बैठे हुए, उनके पैसे भी हमने देने। हमने ये पता नहीं अब किस रिश्तेदार के क्या नाम है सोलर प्लेट आई हुई है, मुझे क्या पता किस रिश्तेदार के वो ने इंपोर्ट किए सोलर प्लेटें जिसको आपने फायदा पहुंचाना है। माजी में भी सोलर प्लेटें जो आई, कहा जाता है पता नहीं किसके रिश्तेदार की थी। अब फिर वही हो रहा है। तो ये मुल्क जो है ना ऊपर वे बैठे हुए लोगों के लिए एक कारोबार है। रजी साहब मुख्तसर रखिएगा, फिर मैंने ब्रेक पर जाना है। क्विकली जैसा जवाब, ये आईएमएफ एक तरफ कहता है आवाम को रिलीफ दो, दूसरी तरफ कहता है कि आप इन चीजों के ऊपर टैक्स लगा दो। तो बेसिकली ये आईएमएफ का मुतालबा है या हुकूमत अपनी मनमानियां भी कर रही है साथ? देखिए आईएमएफ जो होता है वो जब पाकिस्तान के हुकाम के साथ मुज़ाकरात करता है तो वो तो कहता है कि भाईजान ये आपका शॉर्टफॉल हो गया, इसको पूरा कैसे करना है। फिर तजावीज उसको हम ही देते हैं, ठीक है। एक पता चल सकता है कि ये प्लेटें किसकी हैं। ये इस्लामाबाद में एक खातून जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए पकड़ी गई है और एक ही हल्ले के अंदर 25 अरब रुपया उनके अकाउंट्स में आया और गया है। वो पकड़ने की वो उसको देख ले वो किस किस के पैसे ले जाती हुई पाई बात कर रहे हो। उसकी जमानत हो गई, उसकी जनाब 1 लाख रुपए की एवज, हाँ उसकी जमानत हो गई। 25 अरब रुपए वो इधर उधर करने वाली खातून की 1 लाख रुपए में जमानत। और एक और सुन ले साहब, आपने ब्रेक लेनी है। अभी मैं क्लिप देख रहा था जिसमें वो अरबाब चांडियो अपने बाप की कब्र के ऊपर लेट के रो रही थी, चीख रही थी। अगर आप वो क्लिप देखें ना, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, बस इससे बड़ा थप्पड़ इस सिस्टम के ऊपर कोई नहीं हो सकता। वो जज साहब जो हैं जिन्होंने ये फैसला अनायत किया था, उन्होंने उन तमाम रिपोर्टर्स के खिलाफ मुकदमा दायर करने के लिए नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी को बकायदा ऑर्डर भेजा है कि चूंकि इन्होंने इस खबर को रिपोर्ट किया है तो तमाम मीडिया के जो रिपोर्टर वहां पे मौजूद थे उन सब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का रिटन जुडिशियल ऑर्डर गया है एसएचओ को, जो कि फिर जुडिशियल मिसकंडक्ट के अंदर आता है। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता की जंग ख़त्म कराने का मिशन है और इस मिशन में पाकिस्तान और चीन जो है वो इस वक्त नुमाया अफ्रीकैन में से कुछ 5 निकात लेकर सामने आए हैं, जिसमें अफ्रीकैन से कशीदगी का खात्मा है, इंसानी बुनियाद पर इमदाद की रसाई यकीनी बनाने का मुतालबा है, अबनाए हुर्मुज़ समेत आबी गुजरगाहों की हिफाजत, शहरियों, वाटर प्लांट, सवानाई और जौहरी तंसीबात पर हमले रोकने का मुतालबा है और ये दोनों फ़रीक़ैन से है। अब इसके लिए ईरानी सदर की जानिब से भी कहा गया है कि जंगबंदी के लिए कुछ ज़मानतें दरकार हैं। ये जो अमन मिशन की निकात हैं रिजवान रज़ी साहब, आपको लगता है कि ये काबिल कबूल होंगे दोनों फ़रीक़ैन के लिए और कितनी जल्दी जो है इसके ऊपर अमल दरामद मुमकिन है, क्योंकि उसके बाद ही मामला आगे बढ़ेंगे? देखिए अमन मिशन के ये जो निकात है इनमें 5वें नुक्ते के अलावा मेरे ख्याल में सारी चीज़ें जो हैं इररेलेवेंट है। मैं आ रहा हूँ। 5वें नुक्ते के अलावा बाकी सारी चीज़ें जौहरी तंसीबात पर हमला नहीं, ये 5वां नुक्ता है कि ये सारा प्रोसेस जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से किया जाए। ठीक है जी। इसके अलावा बाकी चीज़ें इररेलेवेंट हैं। मेरे पास वो 4 निकात असल में मौजूद हैं जिनके ऊपर एग्री हुआ है। और उसके अंदर पाकिस्तान जो है वो बहुत ही रिस्पेक्टेबल बिल्कुल मरकजी पोजीशन के ऊपर है। और हैरत अंगेज तौर पे ट्रंप साहब जो हैं वो ज्यादा पाकिस्तान के सदके और वारी होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि वो ज्यादा गिव इन कर रहे हैं। जो मेरे पास वो 4 निकात हैं, मेरी ख्वाहिश है कि हुकूमत सरकारी तौर पे करे या इसार राना साहब अपने अखबार में छाप दे तो मैं फिर वहां से खबर उठा के तो उस पर तबसरा कर लूँ। एक बात। दूसरी बात ये है कि देखिए हम गए थे चाइना के पास, तो चाइना ने ये हमें समझाया है। एक मैं बात पॉइंट आउट करने लगा हूं कि अगर हम बैठेंगे इन मुज़ाकरात में चाइना एज ए गारंटर तो अमेरिका को बेइज्जती महसूस होगी और जंग बंदी जो करीब आ रही है ये दूर चली जाएगी। अच्छा, तो लिहाजा इसको किया जाए, हम अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पे ले जाए, अक़वाम मुत्तहिदा इसको ओन कर ले। तो मैं जिन भाई साहब से बरखुरदार से मैं पूछ रहा था वो मुझे बता रहे थे, मैंने कहा यार तो जंग शुरू करने के लिए तो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा को नहीं छेड़ा था उस वक्त, तो उन्होंने और इसराइल ने मिलकर यूनिलेटरली हमला कर दिया था। तो कहने लगे अब निकलने के लिए उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा की जरूरत पड़ गई है
और अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो ये करने जा रहा है। पाकिस्तान इस खित्ते के अंदर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे तस्लीम किया जा रहा है, और हम जो होंगे वो जिसे कहना चाहिए बहुत सारे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ भी देंगे। वो जो पहले किरदार अमेरिकन अदा कर रहे थे वो चाइना बहादुर की मदद से हम अदा कर रहे होंगे, चाइना पीछे होगा, हम आगे आगे होंगे। इस तरह के कुछ वाइब्स आ रहे हैं अगर ये मुआहदा होता है। कल अमेरिका के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, आखिरी बात, उनके सेक्रेटरी ऑफ दिफा की और उनके जो सेंटकॉम के चीफ हैं या जो भी हैं उनकी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। उसके अंदर अगर आप मुझे वन लाइनर पूछें तो वो ये था, अल्लाह दा ना आज साड़ी जान छुड़ा दी। वन लाइनर उसका ये निकलता था कि यार ये कह क्या रहे हैं। अच्छा, आपने ये जुमला बोला ना कि साड़ी जान छुड़ा दो, तो सर मुझे ये बताएं कि इस जान छुड़ाने का भी मुआवजा अदा करना पड़ेगा, क्योंकि जंग का तमाम खर्चा अरब ममालिक से वसूलने का इरादा डोनाल्ड ट्रंप नहीं, वो तो नहीं सॉरी आप बता दीजिएगा, जंग कराने का खर्चा, बंद कराने का खर्चा उन्होंने हमसे और इजहार राना से लेना है। अच्छा जी, वो तो हमने यहाँ से देना है ना। हाँ, लेकिन असल चीज ये है कि अगर आपके पास एक बहुत अमीर आदमी हो और वो डरपोक भी हो और वो आपके डब में लगी हुई पिस्टल को देख के डरता भी हो, तो फिर आप उसे लंगते टपते वैसे ही कह देते हैं यार गोली दी डब्बी तो फड़ा मंगवा दे। वो कहता काका लेके नाल चौधरी दिली एक बोतल भी लाया। अब सुना है कि उन्होंने अपना तैयारा वापस मांग लिया, वो जो उन्हें तोहफे में दिया था कि भाईजान वो हमें वापस कर दो। और खलीजी रियासतों ने भी जरा अमेरिका से कहा कि भाईजान आपकी मेहरबानी है, हमारी सरजमीन को थोड़ा सा स्पेयर करें। इस जंग के बाद रज़ी साहब इस बात को सुने जरा, मुझे ऐसा लगता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो बरतानिया की टूट फूट हुई और तकसीम दर तकसीम अमेरिका उस अमल की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। अच्छा। और जैसे बढ़ चुका है, जैसे 1 करोड़ लोग निकले हैं पिछले 2 दिनों में उसके खिलाफ, ठीक है। लेकिन मुझे हैरत इस बात पे है कि उन 1 करोड़ लोगों को ना वतन दुश्मन करार दिया गया, ना रियासत दुश्मन करार दिया गया, ना ये कहा गया कि देखें अब वो हालत जंग में है तो वो ईरान की हिमायत कर रहे हैं, ये तो वतन दुश्मन है, इनको सर्टिफिकेट दिए जाए दुश्मनी के, गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जाए 1 करोड़ लोगों को। ठीक है, मैं तो हैरान हूं कि वो लोग अजीबो गरीब लोग हैं, आराम से घर को भी वापस चले गए। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे अर्ज करूं, पाकिस्तान के एक नामवर आलिम दीन है, तो वो कहने लगे कि जब वो मिंबर से ये आवाज उठती थी कि अल्लाह अमेरिका का बेड़ा गर्क फरमा, तो हम मिंबर पे बैठे हुए हंसा करते थे कि यार ये क्या है। तो कहने लगे अब जब अमेरिका के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो आए हैं और लिंडा मैकमोहन जो हैं वो एजुकेशन की वजीर लगाई हैं उन्होंने आकर, जो कि WWE के चेयरमैन की वाइफ हैं, और इस तरह के जो मसखराजात आए हैं तो उससे हमें पता चला कि अमेरिका का बेड़ा गर्क कैसे होना है, हमारी दुआएं कबूल होने का वक्त। अच्छा, और फिर दूसरी चीज़ ये है कि मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ, मैं तो नहीं इसे भूलने दूंगा कि ये एप्स्टेन फाइल ये कभी उनका पीछा नहीं छोड़ेगी जी। ये जो मर्जी कर ले, तारीख का बदतरीन घिनौना घटिया किरदार के तौर पे अगर ट्रंप ना माना जाए पूरी दुनिया में, तो आप कहिएगा जिस शख्स ट्रंप नहीं दुनिया की अशराफिया दुनिया की अशराफिया कहिए, उसमें बड़े बड़े नाम हैं। ये मुझे ना, अब मैं पहले इसे जज्बातियत में नहीं कह रहा, मैं ये बिल्कुल संजीदगी। दुनिया में 2 तबके हैं, एक रहमानियत पे यकीन रखने वाले और एक शैतानियत पे यकीन रखने वाले। जो शैतानियत पे यकीन रखते हैं वो बड़ी संजीदगी से यकीन रखते हैं, हमें लगता है कि ऐसा नहीं है, वो शैतानियत पे संजीदगी से यकीन रखते हैं। जो कुछ एप्स्टेन फाइल में आप पढ़ेंगे जो उन जजीरों पे हुआ, वो शैतान के पैरोकारों का एक गढ़ था, और अल्लाह ताला ने शैतान को जलील और रुसवा दुनिया में भी करना है, आखिरत में भी करना है, और उसके पैरोकारों को भी दुनिया में भी जलील करेगा अल्लाह और आखिरत में भी करेगा। आप ये मेरी बात लिख के रख लें अपने पास। रज़ी साहब, बस मेरे ख्याल में कोई 1 मिनट मेरे पास बचे हैं। अबनाए हुर्मुज़ का फैसला हुए बगैर जंग खत्म हो सकती है? नहीं, अमेरिका जो है वो अबनाए हुर्मुज़ सरेंडर कर चुका है। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वन लाइनर यही था कि ये आबनाए हुर्मुज़ भी खुली है, उसको भी करवा ले। ट्रंप साहब ने भी कह दिया ना, बरतानिया ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने के अंदर हेल्प नहीं की। अब ईरान से जल्द निकल जाएंगे सारा ना, ट्रंप ने कहा
ਆ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹ ਬਰਤਾਨੀਆ उन्होंने कहा जागते रहना ते मेरे ते ना मेरे रहना। पे ना रहना। तो वो जनाब आबना हुर्मुज़ तो पहले वो देने को तैयार है, और अब एक तजवीज़ ये भी है, और ये तजवीज़ इशारा ना ईरान की है। उन्होंने कहा कि जी आप हमसे हमें नहीं देना चाहते तो हमें भी ना दे। पाकिस्तान की सरबराही के अंदर इस खित्ते अच्छा, के एक बड़ा ही तमाम दिलचस्प ममालिक सवाल मेरे जहन में उठा है ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद। राना साहब 1 मिनट का जवाब, ठीक है ना, मैंने क्लोजिंग करनी है। बरतानिया और फ्रांस से नाराज हुआ है ट्रंप आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने में मदद ना करने पर। आपको लगता है अगर ये जंग कहीं चले, सेटलमेंट हो भी जाती, फिर से डोनाल्ड ट्रंप वो टैरिफ वाले मामलात पर आ जाएगा और यहाँ पर टैरिफ लग उसके हाथ जाएंगे? से ये गेम निकल गई। अच्छा, ये वाली ब्लैकमेलिंग की गेम निकल गई। दुनिया एक खौफ ना एक ऐसा अक्स होता है जिसमें जब आप दाखिल हो जाते हैं तो वो खत्म हो जाता है। दुनिया उसमें दाखिल हो चुकी है। अब तो ट्रंप का हाल वो है जो एक बच्चे को फेंटी पड़ जाए ना, फिर वो मुड़ के अपने दोस्त को कहता है देख ले मैं तेनू चढ़ांगा नहीं, तू मैनू मार दे, मार पे तो मैनू रोकया नहीं। अब वो तड़ियां लगा रहा है और दुनिया देखे ना, दुनिया ने उनको कहा है उठाएं अड्डे यहाँ से, उठाएं निकले यहाँ से। ये कभी आप सोच सकते थे कि अमेरिका को कोई ऐसे कह सकता है? जिक्र भी कर सकता है कोई इस तरह का। मैं आपको चले देर आए दुरुस्त आए साहब। नॉर्थ कोरिया के जो बबलू हैं भाई, उनकी दहशत तब तक है जब तक उन्होंने मिसाइल चलाना नहीं है। जिस दिन उन्होंने मिसाइल चला दिया उनकी दहशत खत्म हो जाएगी। चले नाजरीन, जरा हंसते मुस्कुराते इस प्रोग्राम को क्लोजिंग की तरफ लेके जाते हैं। वो अलग बात है कि जो हमारे जो शुरू के 2 सेगमेंट थे वो बड़े ही परेशान कुन थे और हैं भी। अल्लाह ताला तमाम लोगों की मदद फरमाए। जिस किस्म का बोझ इस अवाम पर डाला जा रहा है, लोगों को मैं तो ये कहूँगी कि उसको बर्दाश्त करने की सख्त अता फरमाए, वरना फिर मैं यही कहूँगी कि अपने हुकूक के लिए आप खुद आवाज़ उठाएं। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।